आपको क्या लगता है गरीब बच्चे जो आप झुग्गी झोपड़ी से लेके आ रहे हैं उनके लिए रोटी बहुत ज़्यादा जरूरी है या शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है? किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य तथा खेल एक ऐसे घटक हैं जो उस राष्ट्र की उन्नति में मील का पत्थर है। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं, इसके प्रति हमें दृष्टिकोण बदलना होगा। आपके मस्तिष्क में यदि जो नकारात्मकता है उनके प्रति, उसको दूर करने की है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट फेल हो गई एक तरीके से? दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने कोरोना के अंधेरे वक्त में रोशनी का दिया जलाया। जब दुनिया रुक सी गई थी तब इन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा और ज़िंदगी बदलने का प्रयास करा। हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर ओपी दीक्षित सर की, जिनको राज्य स्तरीय पे एक गौरव सम्मान भी मिला। सर, मेरा सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन ये है, बहुत मेन क्वेश्चन ये है कि जब कोरोना के टाइम पे सारे लोग अपने घर पे थे तो आपने ऐसा रिस्क क्यों लिया कि आप गरीब बच्चों को जो बिल्कुल ही झुग्गी झोपड़ी से आते हैं आप उनको पढ़ाने के लिए चल दिए? आपको आपके घर वालों ने नहीं रोका या आपने खुद नहीं सोचा कि कोरोना में कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वस्तुतः व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्ति होती है अमित जी। व्यक्ति के अंदर जो नैसर्गिक गुण होते हैं वह उसको किसी भी गतिविधि के लिए प्रेरित करते हैं। और जब मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 17 वर्ष रहा, उसके पूर्व हायर सेकेंडरी में रहा, इस अवधि में ईश्वर की कृपा से कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहा, तत्परता थी। वह प्रवृत्ति मुझे सेवानिवृत्ति के बाद भी इस कार्य के लिए प्रेरित करती रही कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्वयं के अलावा समाज के प्रति भी व्यक्ति का कुछ दायित्व होता है, परिवार के प्रति कोई दायित्व होता है। तो इस दायित्व के निर्वहन के लिए एक दिन मैं विवेकानंद निगम के पास रेलवे क्रॉसिंग से निकल रहा था। शहरिया जनजाति के कुछ परिवार बुंदेलखंड से आए हुए थे। यह परिवार रेलवे ट्रैक पर कुछ मजदूरी करने के उद्देश्य से कोई ठेकेदार लेकर के आए थे। पता नहीं क्यों वो जो मैंने मौलिक प्रवृत्ति की बात कही, उस मौलिक प्रवृत्ति के कारण अंदर से एक स्वतः स्फूर्त एक प्रश्न उठा, ये बच्चे जो छल कूद कर रहे हैं क्या इनको पढ़ने का हक नहीं है? और यह सोचकर मैंने एक दो बच्चों से पूछा, बेटा कहाँ से हो? बुंदेलखंड से थे वो। बड़ी स्थानीय भाषा में बोली में उन्होंने कहा, काई तुम्हें क्या करना है? तो मैंने कहा बेटा वैसे पूछ रहा हूँ। तो गेटमैन आ गए, उन्होंने कहा गुरुजी क्या बात है, आप तो पढ़ाते थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं, अभी और भी पढ़ाना है? तो हमने कहा क्या हुआ, कार्य है और कार्य में संलग्नता तो अच्छी होती है, हमारी सक्रियता रहेगी, बच्चे पढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार अमित जी मैंने उन बच्चों से चर्चा की और गेटमैन भी तैयार हो गए। वहीं कक्ष पर दीवार पर पीछे पेंट से एक बोर्ड बनाया और पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, चौक डस्टर और बोर्ड, शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। लगभग 15 बच्चे थे, उनको पढ़ाना शुरू किया। अच्छा कार्य है और समाज की सकारात्मकता, स्वस्थ चिंतन इसने प्रेरित किया और धीरे धीरे वह सिलसिला बढ़ता गया। और कोरोना अवधि में हाँ, व्यक्ति को हानि नहीं हो इसको ध्यान में रखा, प्रोटोकॉल ध्यान में रखा, कुछ दूरी पर बैठाया। नित्य प्रति आधा घंटे योगा और एक्सरसाइज उस दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा था, ताकि बच्चे कोरोना से बचे रहें। दूसरा, जब परिवार स्कूल नहीं जा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, परिवार मजदूरी पर नहीं जा रहा, तो बच्चों की जीविकापार्जन, परिवार की जीविकापार्जन कैसे होगी? इस दृष्टि से मैंने कार्य रिस्क ली और अच्छे कार्य में मेरा ऐसा मानना है प्रकृति और परमात्मा दोनों साथ देते हैं, सपोर्ट करते और वह कार्य सफल रहा। इस प्रकार बहुत बढ़िया। वर्तमान में लगभग 14 स्थानों पर, उस समय तो 21 स्थानों पर एक कार्य चल रहा था। अभी वर्तमान में 14 स्थानों पे ये चल रहा है जी। वर्तमान में 14 स्थानों पर है। डबरा है, गोहद तो है। सर ये ग्वालियर से भी बाहर है क्या? मतलब बिल्कुल है, गोहद है गुना जिले में, करेरा में है, शिवपुरी जिले में, और झांसी में उत्तर प्रदेश में। इसमें जैसे आपने बताया 14 जो पाठशालाएं हैं, 14 जो चल रहे हैं आपके,
केंद्र जो चल रहे हैं, तो उसमें मतलब आप कितने बच्चों मतलब अभी उसके अंडर? लगभग 1200 बच्चे। 1200 संख्या बच्चे। उनकी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि ये परिवार, जिस परिवार से, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, वहाँ पढ़ाई के प्रति चाहते हुए भी उनकी मजबूरी है। घर के जीविकोपार्जन में, घर की आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करने के लिए इन बच्चों को भी कभी कभी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। सर, आपने बताया 1000 बच्चे आपके इसमें मतलब केंद्र में हैं, और आपको मतलब आप अकेले या कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ। कलियुगे संघे शक्ति, कलियुग में संघ ही शक्ति है। अच्छे कार्य में बहुत सारे लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं, और वही किया। मैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में था, शिक्षा के क्षेत्र में कई लोगों से परिचय भी था और अंदर से चाह भी थी। इन दोनों चीज़ों ने, और समाज की सकारात्मकता, उस लोगों ने मदद की, लोग आगे आए, कई लोग जुड़े हैं, कई बुद्धिजीवी जो सेवानिवृत्त हैं। दूसरा, जो आपने 14 केंद्रों के प्रबंधन की बात की, उस विषय में मेरा MLB महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कमला राजा कन्या महाविद्यालय ग्वालियर, IITTM भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर, शासकीय विजयाराजे गर्ल्स स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरार ग्वालियर, वृंदा सहाय महाविद्यालय डबरा, महर्षि अरविंद महाविद्यालय गोहद इत्यादि कई संस्थाओं के साथ लिखित में MOU हुआ है। जब MOU हो गया तो वहाँ से भी बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ाने आते हैं। उन सबको हम प्रमाणीकरण देते हैं, जो कि संस्था रजिस्टर्ड है हमारी। वो क्या पढ़ाते हैं उसका निर्धारण हम करते हैं। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और यह पाठ्यक्रम पूरा करने का विषय नहीं है, वस्तुतः यह केवल बुनियाद भरने का काम है। सही बात है। चल रहा है सिलसिला, और ईश्वर की कृपा, आप सभी के सहयोग से, आपसे मेरा आस है समाज, सब लोग काम कर रहे हैं। KRG, MLB, BRG और विभिन्न स्तरों से बेटे बेटियां, महिलाएं, सेवानिवृत्त लोग, बैंकिंग, सेना, प्रशासन, पुलिस, सभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लोग आगे आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। इस प्रकार ये सिलसिला चल रहा है और अच्छा कार्य है। ईश्वर से प्रार्थना है, चलता रहना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल ये है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में तो आपको फंडिंग, क्योंकि आप ये इतना जो चल रहे हैं लोग करते हैं फ्री में, लेकिन आप जैसे आपने बताया कि इसमें आप विकलांग लोगों को भी सेवा करवा मतलब देते हो। आपने जी अमित जी, बहुत अच्छा मैंने आप पढ़ा है कि आप जो उनका क्या बोलते हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह भी शायद उस केंद्र में हुआ है। बहुत अच्छा तो इस चीज के लिए फंडिंग वगैरह और मतलब कैसे आपने अप्रोच डाला, थोड़ा इसका थोड़ा बताइए। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। सेवार्थ जन कल्याण समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करती है। शिक्षा का मैंने आपको बता दिया है। समाज में कई लोग हैं, बच्चों के जन्मदिन, परिवार में किसी उत्सव का माहौल है तो उस समय वो कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ आकर के बच्चों के बीच मनाते हैं। जन्मदिन है, किसी की पुण्यतिथि है या कोई अन्य उत्सव है, बच्चों के बीच मनाते हैं और स्वाभाविक रूप से बच्चों को शैक्षणिक सामग्री इत्यादि बांटते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए क्या? चौक, डस्टर, बोर्ड, टाटपट्टी। सही बात। इसके अलावा और क्या चाहिए? पढ़ाना, मैं खुद पढ़ाता हूँ, 6-7 जगह मैं खुद जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ। सुबह 4 घंटे, शाम को 2-3 घंटे प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। और समाज के लोग जो टीचर पढ़ाते हैं, यदि वो D.Ed, B.Ed नहीं है तो उन बच्चों, उन शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाते हैं। बहुत बढ़िया। ग्वालियर के कई संस्थाओं में हम लोगों ने उन शिक्षकों को, जो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, हिंदी, गणित या दूसरे विषयों के, उन ट्रेनर्स को बुला करके, प्रशिक्षकों को बुला करके, और आप उन टीचरों को भी ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई हुई विषय वस्तु बच्चों तक प्रभावी तरीके से पहुंच जाए। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप मतलब कोई जो बच्चा, जैसे आपने पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ाए और वॉलेंटियर्स आपके थे, उन्होंने भी पढ़ाया, तो कुछ बच्चे ऐसा आपके सामने आए निकल के कि हाँ देखो ये कल ऐसा था और आज इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ हुआ है, कुछ ऐसा निकल के आया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बेटी है प्राची मिश्रा, एक बेटी है कृष्णा गुर्जर। इन 2 बेटियों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं। सर्वप्रथम कृष्णा गुर्जर। यह बेटी अमित जी
आईएएस की तैयारी कर रही थी और आईएएस की तैयारी करते समय इसने संयोग से कहीं भेंट हुई। उसने कहा सर मैं पढ़ाना चाहती हूँ बच्चों को। हमने कहा ठीक है बेटी। अब जो आईएएस का जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है उस प्रश्न पत्र में जो करंट अफेयर्स या ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज आता है वो सब कक्षा 6वीं 7वीं अरे वाह। 8वीं के स्तर का होता है। हाँ वो तो है। और जब वो तैयारी कर रही है और जब दूसरों को पढ़ाएगी तो नेतृत्व कौशल, अभिव्यक्ति की क्षमता, कक्षा प्रबंधन, यानी जो अन्य गुण होते हैं प्रशासन में जाने के लिए या जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उन गुणों का स्वाभाविक विकास होता है। वो बेटियां आजकल वो कृष्णा गुर्जर बेटी एकलव्य विद्यालय में मध्य प्रदेश में बैतूल में पोस्टेड है और दूसरी बेटी जो मैंने नाम लिया प्राची मिश्रा, उस बेटी के हाई स्कूल में जब हमारे यहाँ पढ़ रही थी नीडम पर 93 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे। आज की डेट में वो बेटी केआरजी में पढ़ रही है, अरे वाह, राजा कन्या महाविद्यालय में बहुत पढ़ रही है। बढ़िया, बहुत और इस तरह की और भी बेटियां हैं। इन बेटियों को चूंकि पारिवारिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी तो इन सब बेटियों को हम लोग सपोर्ट करते हैं फीस के रूप में। कई बार महाविद्यालय के प्राचार्य, चूंकि समझौता है एमओयू है, तो इन सभी लोगों के फीस भरवाते हैं, बुक्स का प्रबंध करते हैं और समय समय पर इनको शैक्षणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी करवाते हैं। जैसे आज ही हम लोग सोनचरैया अभ्यारण्य है, एक विलुप्त प्राणी होता है, विलुप्त ही हो चुका है लगभग, ग्वालियर जिले में घाटी गांव में है। वहां हम लोग गए थे। वहां हम लोगों ने वन संपदा, पर्यावरणीय संतुलन, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकीय साम्य इत्यादि की चर्चा की। बच्चों को डीएफओ ग्वालियर ने काफी मदद की। जिला पुलिस ने बस की व्यवस्था की थी। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता, ग्वालियर में ऐतिहासिक संपदा की दृष्टि से बहुत प्रचुर मात्रा में स्थल हैं। जैसे आपका नरवर का किला है, नरवर का किला, झांसी का किला है पास में ही, मिलावली, पड़ावली, बटेश्वरा, सनीचरा, ककनमठ। ग्वालियर का किला अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है यहाँ समाज के लिए, जो उत्तर भारत के किलों का शिरोमणि कहलाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लक्ष्मीबाई की समाधि है। इन सब स्थलों पर बच्चों को जिला प्रशासन, जिला पुलिस और समाज के सहयोग से बसों के द्वारा ले जा करके इनको परिचित करवाया ताकि वो अपनी संस्कृति से, अपने समाज से, अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकें, उस पर गर्व कर सकें। जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो बच्चे उत्साहित होते हैं और उत्साहवर्धन की प्रक्रिया जो है वह उनके सीखने में मदद करती है। एक प्रश्न आपने बीच में और किया था, एक शब्द यूज किया था आपने, विकलांगता। उसका उस शब्द का सर उससे रिलेटेड एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। आप मैंने ये है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और गुदड़ी के लाल का क्या मीनिंग है यहाँ पर, आप वो और बहुत थोड़ा अच्छा clear प्रश्न है। कर इसी में सारे उत्तर समाहित हो जाएंगे। केवल किताबी ज्ञान किसी व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता। बिल्कुल सर। शिक्षा के अलावा खेल, सेवा, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बालक के, बालिका के समग्र विकास के लिए बहुत कारगर जरूरी है सर, बहुत जरूरी। इन क्षेत्रों में खेल, जब ये कार्य शुरू हुआ तो हमारे साथियों ने कहा, मोहनलाल लहरवार जी हैं, प्रोफेसर विवेक पांडे जी हैं, पूर्व कुलपति एलएनआई की, और भी कई लोग हैं, कई नाम हैं जिनके गिना सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सर किताबी ज्ञान के अलावा इनको भ्रमण हो रहा है, ठीक है, खेल गतिविधियां करवाइए। तो सर्वप्रथम आज की तिथि में चर्चित क्रिकेट और फुटबॉल जो उत्तर भारत में लुप्त प्राय है, इन दो क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रतियोगिता शुरू की। गुदड़ी के लाल क्रिकेट प्रतियोगिता का नामकरण इस तरह हुआ। गुदड़ी के लाल का अर्थ होता है जो गरीब होने के बावजूद भी गुणवान होता है। ओके ओके। और इस दिशा में आगे बढ़ता है, प्रयास करता है, संघर्ष करता है और दूसरों के लिए एक मॉडल, प्रतिरूप बनता है। इस दृष्टि से हम लोगों ने गुदड़ी के लाल प्रतियोगिता का नामकरण किया और क्रिकेट की प्रतियोगिता हर वर्ष कराते हैं। जो हमारे केंद्र हैं, 12-13 केंद्र चल रहे हैं, वहां की टीमें आती हैं, उन सब टीमों के बीच में परस्पर। तो गुदड़ी के लाल का अर्थ है गरीब हैं, ठीक है, ऐसे आर्थिक दृष्टि से, पर क्या उनके अंदर क्षमता नहीं है? उनका शारीरिक सौष्ठव, उनके मेहनत करने का जज्बा, उनका कार्य करने का मादा कम नहीं है किसी से। तो उनको गुदड़ी के लाल प्रतियोगिता के माध्यम से फुटबॉल और क्रिकेट दोनों क्षेत्रों में हम लोग
काम करते हैं। और फुटबॉल में तो हमने फुटबॉल क्रांति के लिए कार्य किया है। गोहद में हमारी जो पाठशाला संचालित है, हम 3 टूर्नामेंट वहाँ करा चुके हैं, जहाँ भिंड जिले के निजी क्षेत्रों के स्कूलों को भी आमंत्रित करते हैं, ताकि ये जो हमारी सेवार्थ पाठशाला है वहाँ की टीम और जो निजी क्षेत्र के या शासकीय स्कूल हैं उनकी टीमों के बीच एक प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ वातावरण बन सके, ताकि बच्चे अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि हम कितना आगे हैं या पीछे हैं। इस प्रकार एक कार्य चल रहा है। मैंने इसमें एक चीज और पढ़ी कि आई कैंपस और लगाए आपने, जो उसका क्या है और देखिए, उसका भी फंडिंग वगैरह कहाँ से आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने लोगों का इलाज हो गया और ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है इसका? कई सारे प्रश्न आपने एक साथ पूछे, एक एक करके जवाब देता हूँ। हाँ, पहला प्रश्न, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये विचार कैसे आया? देखिए, किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य तथा खेल एक ऐसे घटक हैं तो उस राष्ट्र की उन्नति में मील का पत्थर होते हैं। इस दृष्टि से हमने स्वास्थ्य का क्षेत्र चुना और कोरोना अवधि में तो उस समय प्रासंगिकता भी थी उसकी, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट मिले। राइट सर। यहाँ रतन ज्योति नेत्रालय है, वहाँ से डॉक्टर प्रियमदा जी भसीन, उनसे चर्चा की, कहीं इसी तरह सामाजिक संगठनों में बच्चों के बीच में आई, उन्होंने शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। उसी समय जब उनसे कहा कि हम स्वास्थ्य में नेत्र शिविर लगाना चाहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। आज तक लगभग 50 नेत्र परीक्षण शिविर हम लोग भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगवा चुके हैं। और इन नेत्र शिविरों में ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अंधत्व निवारण के लिए जो हमारा लेंस होता है आंख का, उत्तल लेंस, उसमें जब कोई कमी हो जाती है उस लेंस का प्रत्यारोपण होता है, शल्य चिकित्सा होती है। यह कार्य भारत सरकार निःशुल्क करती है। ग्वालियर में, उत्तर भारत में रतन ज्योति इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके साथ हम लोगों ने अघोषित MOU किया। हमारे साथ उनकी टीम लगभग 200 किलोमीटर ग्वालियर से परिधि में गई, लोगों को सिलेक्ट किया नेत्र परीक्षण के बाद, और यहाँ ला करके निःशुल्क भोजन, ठहरना, आवागमन, शल्य चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण, और उसके बाद का फॉलोअप। और जब ये शल्य चिकित्सा हो गया और लेंस प्रत्यारोपण हो गया, तो उसके बाद अमित जी, जब चश्मा की आवश्यकता थी तो गरीब वर्ग था, अधिकांश लोग निजी क्षेत्र में चले जाते हैं, काम कराते हैं, ये तो फ्री निःशुल्क था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दान से भी लोग, जहां कैंप लगाया वहां के जो आर्थिक दृष्टि से सशक्त लोग हैं, जो समाज सेवा के भाव में काम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में कुछ देना चाहते हैं, उनसे संपर्क किया। उनसे कहा कि आप आगे आइए, इनका शल्य चिकित्सा हो गई है, आवागमन सब कुछ ठीक है, पर शल्य चिकित्सा के बाद, ऑपरेशन के बाद जो चश्मा चाहिए, यदि वो मरीज चश्मा बनवाने के लिए बाजार जाता तो 500-600 रुपए का। सही बात है, बिल्कुल सही। जब कोई दान से भी उस काम को करवा, रतन ज्योति वालों ने कहा कि हम उस चश्मे को 100 या 200 में बना देंगे, तो एक आधे कीमत लगभग 1/3 या 1/2 हो गई है। इस तरह वो कार्य भी संपन्न हो गया। एक प्रश्न आपने और किया दिव्यांगता के क्षेत्र का। हाँ सर। आधुनिक भारत में, आधुनिक जगत में, सारी दुनिया में दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। इसके प्रति हमें दृष्टिकोण बदलना होगा। दिव्यांगजन वे सारी कार्य कर सकते हैं जो एक सामान्य जन कर सकता है। आवश्यकता आपके सहयोग, आपके मस्तिष्क में यदि जो नकारात्मकता है उनके प्रति, उसको दूर करने की है। यदि उनको धैर्य के साथ, प्रशिक्षण के साथ, कुछ स्वस्थ वातावरण यदि हम बनाते हैं, तो बिल्कुल दिव्यांगजन, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, VCCI और भी कई संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम आज तक लगभग 10 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता के व्हील चेयर फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, व्हील चेयर क्रिकेट, ऑटिज्म और CP के बच्चों की एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं ग्वालियर स्थित संस्थाओं में करा चुके हैं। ग्वालियर की 2 अग्रणी संस्थाएं हैं, LNIPE और अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। इन दोनों स्थानों पर LNIPE तो सभी के लिए है, इंक्लूजन है, वहां डिसेबल्ड लोग आए या नॉर्मल लोग आए, सभी की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र है। CDS की जहां तक बात है, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट, यहाँ पर
ओनली फॉर डिसेबिलिटी है। और लगभग 25 से 30 प्रकार के खेल यहाँ दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षक हैं, शोध होता है और टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वहां भी करा चुके हैं। अब इन टूर्नामेंट्स की जो फंडिंग की बात आप कर रहे हाँ थे, सर। जब खिलाड़ियों की फोटो, उनके किए गए कार्य और भारत सरकार ने जो पैरा ओलंपिक के क्षेत्र में ओलंपिक प्रतियोगिताएं दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाई, तो समाज का नजरिया बदला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी टोक्यो में 2020 में जो पैरा ओलंपिक हुए थे, उसके बाद 2024 में पेरिस में, फ्रांस की राजधानी में पैरा ओलंपिक हुए थे, अब 2028 में होना। 28 में इन स्थानों पर जो भारतीय पैरा ओलंपिक के लोग गए थे, दिव्यांग लोग, उन्होंने विभिन्न खेलों में क्या अनुकरणीय प्रदर्शन किया। लोग अचंभित थे। अर्थात समाज का जो उनके प्रति तिरस्कृत उपेक्षा का भाव था, वो आशाओं में बदल गया। उन खिलाड़ियों ने उस अवसर को एक चुनौती के रूप में लिया और आज भारत के खिलाड़ी, अभी आज ही खबर बता रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश व्हील चेयर रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। इस नाते भारत के इंडियन रग्बी फेडरेशन के जो महामंत्री हैं, उनका संदेश आया इंडोनेशिया बाली से, सर भारतीय टीम ने 5 देशों के फुटबॉल टूर्नामेंट में, व्हील चेयर फुटबॉल टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बढ़िया। प्रसन्नता हुई मुझे और एक अच्छा संदेश गया। समाचार पत्रों में मैंने आज उसका मैसेज भेजा है। इस प्रकार दिव्यांगजन भी समाज की अभिन्न हिस्से बने, स्वावलंबी बने, उनके प्रति एक नकारात्मकता, एक यह कुछ नहीं कर सकते, भाव खत्म होना चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता आपके धैर्य, स्नेह, प्रशिक्षण और विभिन्न सपोर्ट्स की है। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया मेरे को, मतलब इतना अच्छा, मतलब आपने काम कर दिया। आपकी एज लगभग 65 से 70 69, मतलब 70 आ गए। हाँ, मतलब तो आप इसको आगे अब कैसे देखेंगे? आगे का आपका प्लान क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी 70 के तो हो गए, आप मतलब ऐसे बहुत अच्छा प्रश्न है। सामने एक प्रश्न है, हाँ, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ओके, ट्रांसफर ऑफ वर्किंग स्टाइल, एक नई पीढ़ी को तैयार करना। इस दृष्टि से जो लगभग 100 के लगभग सदस्य समिति में एक्टिंग मोड में हैं, उनमें लगभग 50 युवा हैं। उन युवाओं की कार्यशैली, उनका मूल्यांकन, उनके इस दिशा में प्रशिक्षण इत्यादि चल रहे हैं। अर्थात नया जो संगठन का ढांचा है, जो आने वाली पीढ़ी है, एक सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये लोग इसी कार्य को इसी शैली से ही नहीं और अच्छे प्रयास के साथ संपन्न कर सके। सर आपका इसको लेके और लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कि आप और क्या देखना चाहते हैं इसी केंद्र में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप क्या चाहते हो? समाज में जो विषमता है उसको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय शिक्षा है। शिक्षा है। मैं मानता हूं कि सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता इस देश से समाप्त होनी चाहिए। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें और सभी का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में ही, खेल के क्षेत्र में, दिव्यांगता के क्षेत्र में, जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ रहे हैं और कार्य संपन्न हो रहा है। आपने बोला शिक्षा बहुत जरूरी है, आपको क्या लगता है गरीब बच्चे जो आप झुग्गी झोपड़ी से लेके आ रहे हैं, उनके लिए रोटी बहुत ज्यादा जरूरी है या शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत अच्छा, तात्कालिक आवश्यकता रोटी की है। ओके। उस दृष्टि से हम लोग खाद्य सामग्री, कोरोना अवधि में तो लगभग 500 परिवारों को, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, कई प्रकार के दिव्यांगजन थे जो चलने में असमर्थ थे, उनके घर पर जाकर के हम लोगों ने किट उपलब्ध करवाई। अरे वाह। खाद्य सामग्री, दैनिक उपभोग की सारी आवश्यक वस्तुएं, मिर्च, मसाले, तेल, साबुन, कोरोना की किट इत्यादि। उसके बाद आज की तिथि में कई लोग लगभग महीने में करीब 10 कार्यक्रम ऐसे हो जाते हैं जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आकर के बच्चों को भोजन कराते हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता कोरोना अवधि में निधन हो गया, तो उन परिवारों को हम लोग स्पेशल आटा, दाल, चावल,
समाज से खुद मांगते हैं, आवश्यकता पड़ने पर समिति भी देती है, उनको दिलवाते हैं। जो बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कक्षा 1 से 8वीं तक। लगभग 10% बच्चे 9-10 के हैं। तो जो बच्चा प्रारंभिक स्तर पर है उससे वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रायः वो बच्चे ना या तो जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो हम लोग मना करते हैं कि आप लगभग हर सेंटर पर जो हमारा 1.5 से 2 घंटे का कार्य चलता है उस अवधि में पढ़ने आइए, अपने कार्य को इस प्रकार संपादित करिए। जैसे हमारी क्लासेस सुबह चलती हैं 6:45 बजे अभी गर्मियों के सीजन में, और सर्दियों में लगभग 7:30 बजे कक्षाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और दोपहर होने से पहले लगभग 11 बजे 10:30 से 11 बजे के बीच हम लोग बंद कर देते हैं, ताकि बच्चे स्कूल जा सके। तो सर ये जो आप और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच फिर शुरू होती है, अर्थात स्कूल अवधि में जो दिन का कार्य अवधि होती है, परिवार घर पे कुछ काम लेते हैं, बच्चों से भी आर्थिक मदद लेते हैं, बच्चों से भी जीवन अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए मदद करते हैं, उसमें हम लोग व्यवधान पैदा नहीं करते, ताकि दोनों कार्य तत्काल आवश्यकता रोटी की है, परंतु दीर्घकालिक आवश्यकता शिक्षा से है। जब बच्चा साक्षर हो जाएगा तो जो मजदूरी वो कर रहा है, जो उसका जो स्वरूप है मजदूरी का, जो क्षेत्र है मजदूरी का, ऑटोमेटिक अच्छा होगा, और बच्चा उन्नत श्रेणी का स्किल लेबर बनेगा या अच्छे पद पर पहुंचेगा। अच्छे पद पर पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर समाज के लिए प्रतिरूप बनेगा, और परिवार के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर ये आप जो क्लासेस चलाते हो, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये कहाँ चलती है, मतलब आपका कोई सेंटर या क्या है? बहुत अच्छा, ग्वालियर में मैं एक एक करके गिनाता हूँ, जहाँ मैं सुबह से निकलता हूँ। सबसे पहले नाका चंद्रबदनी के पास देवनगर एक क्षेत्र है, स्लम एरिया है, और अभी नई बसाहट है, झोपड़ी बना के लोग रह रहे हैं। वहाँ के बच्चे, मैं सुबह हमारे साथ में राकेश श्रीवास्तव जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो जाते हैं, और वहाँ कुछ बेटियाँ हैं उसी एरिया से, उसी लोकेशन से कुछ बेटियां हैं, 3-4 लड़कियां हैं जो KRG से BSc कर रही हैं। वो बेटियां राकेश श्रीवास्तव जी और मैं खुद, हम लोग सुबह लगभग आधा घंटे पहले बच्चों को घर से बुलाते हैं, पेरेंट्स की मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि बच्चों को टाइम से जगाइए। जैसे ही बच्चा लगभग 7 बजे तक 15-20 मिनट हम लोग जगाते हैं, घरों पर जाके गेट दरवाजा खटखटाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। और अब यहाँ पालकों की उदासीनता, उनकी निष्क्रियता और उनके कार्य का स्वरूप एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि उनकी मजदूरी करके लौटे, रात को देर से आ रहे हैं, खाना बनेगा, आश्रित उसी पर है, मजदूरी पर, दैनिक मजदूरी पर, तो तब वो बच्चे खा रहे हैं। कुछ जो मैंने अनुभव किया, जागरूकता का भी अभाव है, इसलिए वो शिक्षा के प्रति उदासीन है। कुछ नकारात्मकता भी है उनके अंदर, ये पता नहीं, मैं तो मानता हूं कि कुछ देश की पृष्ठभूमि इस तरह की बन रही है या पूर्व से चली आ रही है कि ऐसे परिवार न जाने क्यों कुछ आत्मविश्वास की कमी लगती मुझे। बिल्कुल कि हम नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हम मजदूरी ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई उदाहरण हैं। इस बार जो UPSC के रिजल्ट आया है उसमें चाय बेचने वालों के, किराने की दुकान चलाने वालों के बच्चे IAS बने हैं। तो आवश्यकता बच्चों को और परिवार को जागरूक करने की है। जब मुख्य धारा में जुड़ेंगे और इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत होंगे तो बच्चे आगे आएंगे और परिवार भी तैयार होंगे, हो रहे हैं। दूसरा केंद्र हमारा नीडम है, विवेकानंद नीडम पुल के नीचे हम लोग पढ़ाते हैं, जहाँ मैं आपको देखता रहता हूँ कई बार। लगभग 100 बच्चे यहाँ आते हैं, संख्या उसमें 25+ 25- होती रहती है। यहाँ भी 3-4 ग्रुप में हम क्लास चलाते हैं। आपने प्रश्न तो नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ। हर जगह हम लोग विभाजन करते हैं बच्चों के स्तर के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार। स्तर, बच्चा प्रारंभिक स्तर पर तो हिंदी भाषा पढ़ना जानता कि नहीं, लिखना जानता कि नहीं। यदि लिखना और पढ़ना जानता तो वर्ण, शब्द और वाक्य, इसमें उसकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार हमने समूह बनाए हैं। गणित में भी यही स्थिति है। अंक ज्ञान, जोड़ घटाओ, गुणा भाग, प्रतिशत, लाभ, चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो, प्रोपोर्शन, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, एक बे चैप्टर्स हैं, वे अवधारणाएं हैं जो कॉम्पिटिशन में काम आती हैं। मैं गणित का ही व्याख्याता था, मध्य प्रदेश को पढ़ाता था, सारे 55 जिलों के टीचर्स की ट्रेनिंग देता था। वो ज्ञान ईश्वर ने दिया और समाज से ही मिला, किसी ने तो मुझे भी दिया हुआ ना, तो उस ज्ञान को दूसरे को देने का ये हमारा दायित्व है। सही बात। पितृ ऋण,
ऋषि ऋण, देव ऋण के अलावा समाज और राष्ट्र के प्रति भी एक ऋण होता है। ईश्वर की कृपा से सभी समाज के स्वस्थ जनों के सहयोग से वह संपादित हो रहा है और होता रहेगा, ऐसी मेरी इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है, यह कार्य संपन्न होता रहे। नीडम के बाद मौनी बाबा आश्रम, मांडरे की माता, और उसी समय लाल मल्टी जो डाइट के ठीक पीछे है, इस सुबह का प्रक्रम रहता है। शाम के समय लाल टपारा गौशाला और आपका बंगाली कॉलोनी और गोले का मंदिर और दीनदयाल नगर। लाल टपारा गौशाला और बंगाली कॉलोनी में हमारे कुछ साथी हैं, राम सुदेश राठौर जी, प्रताप नागर जी, ये लोग क्लास चलाते हैं। मैं 10-15 दिन में जब कभी कार्यक्रम करना होता है, कुछ करनी होती है, ताकि बच्चों ने 15 दिन में या 10 दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन हो, हम भी उसका आकलन कर सकें कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। क्या रणनीति में कोई परिवर्तन तो नहीं करना कि जो हम काम कर रहे हैं उसका अपेक्षित परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस दृष्टि से हम वहाँ हर महीने में 1 या 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। यही कार्य करेरा, गोहद और झांसी में भी होता है। जब भी इन सेंटर्स पर बाहर प्रवास करते हैं, गोहद, एक करेरा या झांसी जाते हैं, तो वहाँ साथ में समय के अनुकूल वस्त्र, गर्मियों के सीजन में गर्म कपड़े नॉर्मल कपड़े, वाइट या जो उनको सुविधाजनक लगे, और सर्दियों के सीजन में गर्म वस्त्र बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। क्यों? जिस पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं उस पृष्ठभूमि ने उन बच्चों की किसी भी तरह की बाधा, उनके अंदर आत्मविलानी, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स डेवलप ना हो, इस दृष्टि से हम लोग मदद करते हैं। कई व्यापारी यहाँ के शूज पहनाते हैं, चप्पल देते हैं, टोपे, मोजे, गर्म वस्त्र देते हैं। तो इस तरह समग्र विकास करने का एक प्रयास है। बहुत सही सर, बहुत बढ़िया सर। एक चीज और है, अभी आपने ये सब बात करी कि जो सारे लोग दे रहे हैं, मतलब आपको समाज ही दे रही है और आप भी अपने तरफ से दे रहे हो, तो इसमें आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट फेल हो गई एक तरीके से? क्योंकि हमको काम करना पड़ रहा है। मतलब आपका इस पे क्या राय है कि गवर्नमेंट का सहयोग है या नहीं है, या लोग सहयोग तो है? हाँ। सहयोग तो है। जैसे जिला पुलिस ने आज बस उपलब्ध कराई थी। अभी जो मैंने आपसे कहा कि जितने ऐतिहासिक और वैज्ञानिक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य हम लोग गए थे, तो एडीएम सीवी प्रसाद जी ने बस उपलब्ध करवाई थी। आईएएस आशीष तिवारी साहब जो यहाँ सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिला पंचायत में, उन्होंने 2 बार पिलावली, पड़ावली, बटेश्वरा इत्यादि के लिए बस उपलब्ध करवाई। बहुत बढ़िया। आज जब सोनचरैया अभ्यारण्य गए थे तो वहाँ जो रेंजर हैं दीपांश शर्मा साहब, उनकी पूरी टीम, लगभग 12 लोग हमारे साथ 3-4 स्पॉट पर जंगल में बच्चों को लेकर के गए। माननीय मुकेश पाटिल जी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ग्वालियर से मैं आज से 10 दिन पहले मिला था, उन्होंने निर्देशित किया था कि इन लोगों को ले जाइए, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है। मेरा आशय कहने का है कि शासन भी मदद कर रही है, परंतु कहीं ना कहीं अभी और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से मदद करने की आवश्यकता है। जितना करना चाहिए करने का भाव है पर कर नहीं पा रही, ऐसा मेरा मानना है। जी सर। सर आपसे एक वो कि अब लास्ट मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर आपको कुछ अच्छी खासी फंडिंग मिलती है इसमें, है ना, तो आपने क्या सोचा है कि आप और क्या ऐड ऑन करेंगे इसमें? बहुत अच्छा। कई बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, कई बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, कई बेटियां हैं जिनकी हर 8 दिन बाद 10 दिन बाद दूरभाष पे या खुद मिलते हैं तो चर्चा होती है, सर हमें दिल्ली जाना है, सर हमें कोचिंग के लिए पैसे दे दीजिए, सर हमें ये बुक्स खरीदना है। बच्चों को हम लोग जो प्राइवेट स्कूल्स में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 10%, जो 1200 बच्चे मैंने आपको बताए हैं, उन 1200 बच्चों में लगभग 300 बच्चे आज भी निजी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं। फीस की व्यवस्था है, कमी है, तो उस फीस को भरना है। बच्चों को और अधिक सुविधाएं, जो भ्रमण के कार्यक्रम हैं, जो क्लासेस लग रही हैं, उनका स्तर भी बढ़ाना है। ओके। अभी हम लोग केवल बुनियादी शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। जब फंडिंग शासन की होगी तो हम उस बुनियादी शिक्षा से ऊपर उठकर उनका लेवल, उनका स्तर, ज्ञान का जो तरीका है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी भी जोड़ना चाहेंगे। कंप्यूटर है, नेट है इत्यादि, एआई है, इनका उपयोग करके हम उस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा और
खेल, दिव्यांगता इत्यादि के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। यदि इस प्रक्रिया को, इस प्रवृत्ति को और उन्नत करना है, उसमें धन की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो जहां आवश्यकता होगी वहां मांगेंगे। हमको ये TGV मिल चुका है, 12A का भी प्रमाणीकरण हो चुका है, समाज से मांगेंगे। फैक्ट्री के लोगों से हम कई बार चर्चा करते हैं कि आपको कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है हमारी मदद करिए, तो लोग आगे आ रहे हैं। कैसे मदद कर सकते हैं, आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आर्थिक दृष्टि से कर सकते हैं। जो कंपनीज की बात है उनकी बात कर रहा हूँ, जो पैसा देना चाहते हैं वो पैसे की दृष्टि से मदद करें। और जो घर पर, भारतीय समाज में हर आदमी नौकरी नहीं करता सास की सेवा में। सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन उसकी समय की उपलब्धता के अनुसार वो हमारे यहाँ आए। जो हम जिन सेंटर्स पे हम पढ़ाते हैं उस विषय को, जो उनका विषय है उसको पढ़ाएं। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये कार्य हमारा है। हम प्रशिक्षण देते हैं, यही कार्य करते रहे हैं ताकि पढ़ाई गई विषय वस्तु अधिकांश पार्ट उसका बच्चों तक पहुंचे, तभी हमारी टीचिंग लर्निंग में कन्वर्ट होगी और उपलब्धि बढ़ेगी। अच्छा सर, अब बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है यूथ के लिए, एक मैसेज। लेकिन उससे पहले मैं सर से एक मैसेज लूंगा। उससे पहले मैं आप बता दूं, सर की लगभग 70 साल एज है, ठीक है ही, मतलब 59 बताई सर ने। और अभी जब हम लोग आ रहे थे, मैं सर को लेने गया, तो ये हम लोग जहाँ बैठे हैं वो 8th फ्लोर है। वो 8th फ्लोर पे सर ने, जब हम आ रहे तो मैंने कहा सर चलिए लिफ्ट से चलते हैं, तो सर ने बोला नहीं रुको सुमित जी, आप हम लोग स्टेयर्स से चलेंगे, हम लोग सीढ़ियों से चलेंगे चल के। और मैं 4-5 फ्लोर चढ़ के, मतलब 3 ही चढ़ पाया। उसके बाद मैंने कहा सर अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, आप लिफ्ट से चलिए। पर सर चढ़ के आए और अपने घर से भी पैदल आए, कोई कार नहीं, कोई एक्टिवा, किसी ने, पैदल चल के आए। तो सर का ये देखिए, अभी 70 साल की उम्र में सर इतना एक्टिव है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है। सर एक आप यूथ के लिए बढ़िया सा मैसेज दे दीजिए इसके लिए, क्योंकि आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं मोस्टली, उसके लिए एक मैसेज उनके लिए क्या देना चाहोगे आप? समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा कुछ फर्ज है, दायित्व है। हम मनुष्य और जानवर में जो विभेदीकरण है वो मस्तिष्क का होता है। हम चिंतन कर सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, हम योजनाएं बना सकते हैं। तो चिंतन करें, तर्क करें कि हमारा समाज के प्रति भी कोई दायित्व है। किसी भी क्षेत्र में हमारा युवा, विभिन्न क्षेत्र हैं जीवन के, कई घटक हैं, कहीं भी काम करें, कुछ समय दूसरों के लिए निकालें। और दूसरे वे जो वंचित हैं, जिनको आवश्यकता है। जब सारा समाज इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र का उन्नयन होगा, समाज सुदृढ़ होगा, विकसित होगा और हमारा देश भारत आगे बढ़ेगा। 2047 तक, 2047 तक सशक्त और विकसित भारत की जो अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, वह भी सफल तभी होगी तो भारत का युवा, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली है देश में, दुनिया में, वह अपने कुछ समय, श्रम और धन शिक्षा के माध्यम से दूसरे स्वरूप में समाज को दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, हमारे इस शो में आने के लिए आपका आपका भी धन्यवाद। हमारे विचारों को आप समाज में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैचारिक क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे ताकि समाज हमारे साथ जुड़ेगा, देश जुड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।